नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको प्रोफेशनल एथिक्स फॉर एडवोकेट्स पढ़ाऊंगी, अधिवक्ताओं के वृत्तिक आचार। इसके लिए जो रूल्स बनाए गए हैं टुवर्ड्स द कोर्ट, आज का मेन टॉपिक वो रहेगा। लेकिन पहले मैं आपको बताती हूँ कि प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है और वृत्तिक आचार क्या होता है। एथिक्स मतलब मॉरल्स, ऐसी चीज़ें जो हमें करनी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड एथिक्स। और जब हम प्रोफेशनल एथिक्स की बात करते हैं तो मतलब कि एक व्यक्ति एक अधिवक्ता भी है और एक जनरल पर्सन भी है। जब वो एक जनरल पर्सन के रूप में कार्य कर रहा है तब उसके लिए एथिक्स अलग होंगे, लेकिन वो सामान्य व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोग के लिए एथिक्स हैं वही उसके लिए भी हैं। लेकिन जब वो प्रैक्टिस के रूप में प्रैक्टिसिंग लॉयर है, जब वो एक लॉयर के रूप में काम करता है, तो उसके लिए जो एथिक्स हैं दैट इज़ कॉल्ड प्रोफेशनल एथिक्स फॉर लॉयर्स। उसी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और ये लिखित भी हो सकते हैं, अलिखित भी हो सकते हैं, दोनों तरह से हैं बहुत जगह पे। तो जब आप विधिक व्यवसाय करते हैं तो आपके अपने न्यायालय के प्रति, दूसरे पक्षकार के प्रति, अपने क्लाइंट के प्रति और जो एडवोकेट्स हैं उनके प्रति जो आपके व्यवहार होना चाहिए, उनको विनियमित करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं वही प्रोफेशनल एथिक्स के रूल्स कहलाते हैं और उन्हीं को हम इसमें पढ़ेंगे। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि जो विधिक व्यवसाय है, जो विधिक वृत्तिक है, उसकी सम्मान और मर्यादा को बनाए रखना, टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द लीगल प्रोफेशनल एंड द फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन द बेंच एंड द बार। बेंच एंड बार मतलब बेंच मीन्स जो जजेस हैं उसको बेंच कहते हैं, उनके समूह को, और बार यानी जो एडवोकेट्स का जो समूह है उसको बार कहा जाता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो वकीलों का एक समूह है उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया कहा जाएगा। उसी तरह से जो बार होती है, हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी अलग अलग बार होती है, तो उनके और बेंच यानी जजेस के बीच में जो संबंध है उसको बनाए रखने के लिए प्रोफेशनल एथिक्स को बनाया गया है। लीगल प्रोफेशन कोई बिजनेस नहीं है कि आपका उद्देश्य केवल पैसा कमाना है। इसको जो है गवर्नमेंट ने बनाया है, इसका रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इट्स अ प्रोफेशन कि आप लोगों की सेवा करेंगे, इसके लिए बनाया गया है। इसीलिए इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जिनको कि पालन करना आपके लिए आवश्यक है। तो अधिवक्ताओं के लिए जो नियम पालन करना है, जो रूल्स बनाए गए हैं, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो रूल्स बनाए हैं उसके पार्ट 6 के चैप्टर 2 यानी अध्याय 2 के भाग 6 में दिया गया है उन नियमों को। और वो नियम जो हैं अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 49(1) के अंतर्गत बनाए गए हैं। तो 49(1) के अंतर्गत जो रूल्स बनाए हैं, जो उन्हें पावर मिली है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को 49(1) में, उस पावर का यूज़ करके जो रूल्स बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बनाए हैं, उस रूल्स के भाग 6 के अध्याय 2 में इन नियमों का वर्णन किया गया है कि एक एडवोकेट को किन नियमों का पालन करना आवश्यक है। अधिवक्ताओं के न्यायालय के प्रति कर्तव्यों के लिए नियम। तो उसके लिए क्या क्या नियम है? सबसे पहला है एक्ट इन अ डिग्निफाइड मैनर, गरिमापूर्ण तरीके से कार्य करना। यानी कि न्यायालय को जब वो एड्रेस कर रहा है कोई भी एडवोकेट, तो उसको एक डिग्निफाइड मैनर में वैसा करना चाहिए, एक मर्यादा और सम्मान के साथ न्यायालय में उसको आचरण करना चाहिए। ये नहीं कि आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, न्यायालय का अपमान कर रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना है। लेकिन अगर किसी न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध उसको कोई गंभीर शिकायत है या उचित आधार है, तो उस प्राधिकारी के विरुद्ध उचित प्राधिकारी मतलब जो उससे ऊपर का प्राधिकारी है उसके समक्ष उसको शिकायत करनी चाहिए। रेस्पेक्ट द कोर्ट, न्यायालय के प्रति आदर। अधिवक्ता का कर्तव्य है कि वह न्यायालय के प्रति आदरपूर्ण दृष्टिकोण को अपनाए। वह इस बात का ध्यान रखेगा कि स्वतंत्र समुदाय के अस्तित्व के लिए न्यायिक पद की मर्यादा आवश्यक है, कि वो जो जुडिशियल ऑफिस है उसको हमें डिग्निटी को मेंटेन करना है, इसलिए हमें उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। नॉट कम्युनिकेट इन प्राइवेट, अकेले में या निजी रूप से संवाद नहीं करना चाहिए उसको। यानी एक अधिवक्ता को जो न्यायाधीश है जिसके कोर्ट में उसका केस चल रहा है उससे अकेले में संवाद नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होगा, आप जब अकेले में किसी से बातचीत करते हैं तो उससे आप उस दूसरे को प्रभावित करने का या रिश्वत का तरफ जा सकता है। इसलिए उसको अकेले में न्यायाधीश के साथ बात नहीं करनी चाहिए जिसके कोर्ट में उसका कोई केस चल रहा है।
और उसको अनुचित साधनों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। उसको ऐसे जो इम्प्रॉपर मीन्स हैं, कोअर्जन, ब्राइब वगैरह, उनका यूज़ नहीं करना चाहिए जिससे कि वो न्यायालय के निर्णय को प्रभावित कर सकता है। रिफ्यूज़ टू एक्ट इन एन इलीगल मैनर टुवर्ड्स द अपोजिशन, इसी तरह से उसको जो अपोजिट पार्टी है उसके प्रति भी इलीगल रूप में कार्य करने से, अनुचित रूप से कार्य करने से मना कर देना चाहिए। यानी अगर आपकी पार्टी कह भी रही है आपसे करने के लिए तो आप मना कर देंगे कि आपको ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो अनुचित है, इलीगल है। वह अपने मुवक्किल को न्यायालय, प्रतिपक्षी वकील या पक्षकार के प्रति अविधिक, अनुचित और अन्यायपूर्ण रूप से कार्य करने से रोकेगा कि उसका मुवक्किल भी ऐसा कुछ कार्य ना करे। रिफ्यूज़ टू रिप्रेजेंट क्लाइंट्स हु इंसिस्ट ऑन अनफेयर मीन्स, अगर कोई क्लाइंट उसका ऐसा है, अधिवक्ता का मुवक्किल कोई ऐसा है जो उसको ज़बरदस्ती हट करता है कि आप जो है अनुचित साधनों का प्रयोग करिए, तो वो मना कर सकता है कि मैं आपका केस नहीं लूँगा, उसका केस लड़ने से मना कर देगा। और न्यायालय में बहस के दौरान वह अपने अभिवचनों के दौरान वह मर्यादित भाषा का प्रयोग करेगा, उसको गलत आधारों पर पक्षकारों की प्रतिष्ठा को निंदनीय रूप से क्षति नहीं पहुंचाएगा और असंसदीय भाषा का प्रयोग वो न्यायालय में नहीं करेगा। अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज को यूज़ नहीं करेगा आर्ग्यूमेंट्स के दौरान। वेद पोशाक में प्रस्तुत करना, अपीयर इन प्रॉपर ड्रेस कोड, एक अधिवक्ता न्यायालय में सदैव जो भारतीय विधिज्ञ परिषद, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो ड्रेस कोड बताया है कि ब्लैक कोट, ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट और एक बैंड लगाना, उन सबके साथ ही प्रस्तुत होगा, बिना उसके प्रस्तुत नहीं होगा। संबंधियों के समक्ष प्रस्तुत सुनिश्चित करना, मतलब आपका भाई है, पुत्र है, पिता है, दादा है, कोई सदस्य है जो न्यायालय में बैठा है एज जज, तो आप उस कोर्ट में नहीं जाएंगे, उस कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वहाँ पे कोर्ट में आप केस नहीं लड़ेंगे। अगर आपका केस चला जाता है तो आप उस केस से अपना नाम वापस ले लेंगे उस टाइम के लिए, जब तक कि वहाँ पे आपका कोई संबंधी है। जो सार्वजनिक स्थान हैं, जो पब्लिक प्लेसेस हैं, वहाँ पर वो गाउन को नहीं पहनेगा। गाउन और गले में जो बैंड पहनते हैं जो एडवोकेट्स, उनको वो मतलब जब तक कि कोई समारोह नहीं है जो एडवोकेट से रिलेटेड है, जहाँ पे गाउन पहनना और पट्टी का पहनना आवश्यक है, वहाँ पे अतिरिक्त आप सार्वजनिक स्थानों पे जैसे घर के बाहर या मतलब कोर्ट के बाहर आप जो है गाउन और बैंड नहीं पहनेंगे। ऐसी संस्था का प्रतिनिधि नहीं करना जिसका वह सदस्य हो। नॉट रिप्रेजेंट एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ विच ही इज़ अ मेंबर, मतलब अगर आप किसी संगठन के मेंबर हैं तो आप उस संगठन के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, लेकिन एज वाद मित्र, न्याय मित्र के रूप में, एमिकस क्यूरी पर्सन वो होता है जो मतलब आप जो है एक वाद मित्र के रूप में होते हैं जो एक सलाह देते हैं कोर्ट को। तो उसमें आप कोई निःशुल्क होते हैं, आपका कोई विधिक वृत्ति नहीं होती कि आप पैसा ले रहे हो या कुछ भी होते हो, आप किसी की तरफ से नहीं होते उसमें, आप केवल न्यायालय को सलाह देते हो कि क्या सही है और क्या गलत है। तो अगर आप ऐसे किसी एमिकस क्यूरी के रूप में प्रेजेंट हो रहे हैं तो आप जो है निःशुल्क उपस्थित हो रहे हैं, तो आप सदस्य के संबंध में लागू नहीं होगा। वहाँ पे आप किसी संस्था के सदस्य होकर के भी उस संस्था के समक्ष प्रस्तुत हो सकते हैं। आर्थिक रूप से हितबद्ध मामलों में प्रस्तुत नहीं होगा। जिन केसेस में वो आर्थिक रूप से हितबद्ध है उनमें केसेस में वो प्लीड नहीं करेगा। सपोज मान लीजिए कि यदि दिवालियापन से संबंधित कोई याचिका है और जो दिवालिया व्यक्ति है, जो अधिवक्ता है, उसका लेनदार है, उसको उस दिवालिया व्यक्ति से पैसा लेना है, तो वो ऐसी याचिका में कार्य नहीं करना चाहिए जो उसकी बैंकरप्सी से रिलेटेड है। नॉट स्टैंड एज श्योरिटी फॉर क्लाइंट, मुवक्किल का प्रतिभू नहीं बनना चाहिए। एक अधिवक्ता को अपने मुवक्किल का प्रतिभू नहीं बनना चाहिए, यानी कि मुवक्किल के लिए कहीं पे भी अगर प्रतिभू या गारंटी की आवश्यकता हो तो वो वकील नहीं देगा, किसी भी व्यक्ति को देना चाहिए, लेकिन अधिवक्ता को मुवक्किल का प्रतिभू नहीं बनना चाहिए, श्योरिटी नहीं बनना चाहिए। अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप मुझसे इसके ऊपर कमेंट डाल के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और जो अधिवक्ता के अपने क्लाइंट के प्रति और दूसरे क्लाइंट के प्रति, अपोजिट पार्टी के प्रति और अन्य अधिवक्ताओं के प्रति जो ड्यूटीज़ हैं, जो नियम बनाए गए हैं, वो मैं आगे की स्लाइड्स में आपको दूंगी। और अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है
तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इससे रिलेटेड और टॉपिक मिलते रहें। मैं ये एक्चुअली प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है और इस पर बहुत ज़्यादा मैटर अवेलेबल नहीं होता है, तो मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी आपके लिए ये मैटर डाल दूँ, क्योंकि अब इस महीने में आप लोग के प्रैक्टिकल्स होंगे सब लोगों के। तो आई होप कि आपके लिए ये यूज़फुल रहे। थैंक यू।